मलेशिया की तरफ से अभी अपनी नेक्स्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर तेजस को इवेल्युएट करने का फैसला किया गया है और इस रेस में तेजस का टक्कर यहां पे ग्रिपेन और JF-17 के साथ होने वाला है। इंडियन आर्मी के लिए लगभग 814 ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन्स को खरीदने के लिए एक RFI को इशू किया गया है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपने सभी प्रमोशनल गाइडलाइंस को दोबारा रीसेट करने का फैसला किया गया है और अगर इस टेस्ट में फेल हुए तो प्रमोशन नहीं मिलने वाली है। चाइना की 5 फिंगर स्ट्रेटेजी क्या है और क्या इससे भारत को खतरा होने वाला है, और अंत में पहले भारत के साथ ट्रेड रिलेशन को रिज्यूम करने की बात करके और भारत के साथ अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने की बात करके फिर इसे मुकरने के पीछे इमरान खान की क्या मजबूरी है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेके। लगभग 2 साल पहले तेजस की 2 ट्रेनर वेरिएंट को मलेशिया भेजा गया था और मलेशियन एयर शो के दौरान तेजस में मलेशियन एयरफोर्स के ऑफिसर का भी डेमो दिखाया गया था। तब से ये बात चर्चा में चल रहा था कि शायद अभी मलेशिया की तरफ से तेजस को खरीदा जाएगा। इससे पहले मलेशिया की तरफ से पाकिस्तान की और चाइना के द्वारा बनाया गया JF-17 को भी टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन शायद ये उनको उतना जमा नहीं था जिस वजह से वो ग्रिपेन को भी इवेल्युएट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से उनको तेजस को ऑफर किया गया था और यहाँ पर भारत की तरफ से मलेशिया को तेजस की MK-1A वेरिएंट को ऑफर किया गया था, जो कि प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मलेशिया को ग्रिपेन के हिसाब से काफी कम पड़ने वाला था और JF-17 से लगभग सभी एडवांटेजेस उनको देने वाली थी। अभी मलेशिया ऐसे टोटल 36 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान कर रही है और इसमें से पहले वो 12 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर को प्लेस करने वाले हैं और इसकी फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर बाद में बाकी 24 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। अभी मलेशिया की एक टीम जल्दी ही भारत आने वाली है और इस दौरान उनको तेजस का डेमो दिखाया जाने वाला है। HAL के मुताबिक आने वाले 2 महीनों के अंदर ही मलेशियन टीम भारत आने वाली है, जिस दौरान उनको तेजस की कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाने के साथ साथ इसकी फ्यूचर प्रोडक्शन और सर्विस फैसिलिटी के बारे में बात की जाएगी। वैसे भी 2019 से ही भारत की तरफ से मलेशिया को तेजस को ऑफर करने की बात किया जा रहा है और अभी भारत मलेशिया को तेजस के साथ साथ इसकी पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और सपोर्ट भी ऑफर करने वाला है और साथ यहाँ पे HAL की तरफ से मलेशिया में अपनी मेंटेनेंस फैसिलिटी को भी सेटअप किया जाएगा ताकि आगे चल के अगर वो इसको खरीदते हैं तो वहीं पर ही तेजस की सर्विस और मेंटेनेंस वर्क को किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी के लिए एक नए ट्रक माउंटेड गन सिस्टम के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक फ्रेश RFI को इशू किया गया है। ये एक 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन होने वाली है और इसे लगभग हर तरह के ट्रेन में ऑपरेट करने के लिए खरीदा जाने वाला है, यानी कि हम इसको राजस्थान से लेकर हिमालयन रीजन तक ऑपरेट करने वाले हैं। इसको यहाँ पे जानबूझकर ही 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड का रखा जा रहा है ताकि इससे हमारी एग्जिस्टिंग एमुनिशन को फायर किया जा सके और इसे हमारे प्रोजेक्ट शक्ति के साथ भी कंपैटिबल किया जा सके। इसमें एक और खास बात ये भी होनी चाहिए कि सिस्टम दिन और रात में ऑपरेट करने चाहिए। अभी हमारे पास इसकी बहुत ज्यादा इंडिजिनस वेरिएंट मौजूद नहीं है जहाँ पर हमें 155 mm 52 कैलिबर के स्टैंडर्ड की ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन मिलने वाले, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जबलपुर और DRDO के पास 2 ऐसे गन को इंडियन आर्मी को ऑफर किया जा रहा है, जिनमें से एक तो हमारी धनुष गन का ट्रक माउंटेड वेरिएंट होने वाला है और एक ATGS का ट्रक माउंटेड वेरिएंट होने वाला है और इन दोनों गन्स को अभी ततरा की 8x8 ट्रक के साथ ऑफर किया जा रहा है। अब धनुष गन की बात करें तो इसका जो बेसिक वेरिएंट था वो 155 mm 45 कैलिबर का था, लेकिन इसका जो ट्रक माउंटेड वेरिएंट ऑफर किया जा रहा है ये 52 कैलिबर का होने वाला है। अब इसके अलावा जैसे कि ये ग्लोबल टेंडर होने वाला है तो इसमें फॉरेन कंपनी भी पार्टिसिपेट करने वाला है और उस सिचुएशन में जिसकी भी गन को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा उसको कम से कम 5% ऑफसेट के तौर पर भारत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और साथ ही जो गन्स रहेंगे उसमें कम से कम 50% इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे टोटल अभी 814 गन की हमको जरूरत है, जिनमें से पहले 200 गन को सीधे सप्लाई किया जाएगा और बाकी गन्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगला अपडेट एक मजेदार अपडेट होने वाला है। 1 या 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं सेम अपडेट आपको 2 बार क्यों बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ मजेदार बातें होने वाली है। सबसे पहले आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के साथ ट्रेड रिलेशन को दोबारा रिज्यूम करने की जो प्रपोजल दिया गया था उसको पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया था और उसके बाद जब इस प्रपोजल को पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट में पेश किया गया तो वहां पर इसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्टर कौन है?
जी हाँ, पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री भी इमरान खान के हाथ में है। और क्या आपको ये पता है कि पाकिस्तान की जो फेडरल कैबिनेट है जिसने अभी इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, उसको कौन लीड कर रहे हैं? अबे साले। जी हाँ, इसको भी इमरान खान ही लीड करते हैं। यानी कि जिस प्रपोजल को एज ए कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने पेश किया था, उसी प्रपोजल को एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अब सवाल ये कि अगर मुझे पहले से पता है कि किसी चीज को मैं अप्रूव नहीं करने वाला हूँ, तो मैं खुद ही उसी चीज का जिक्र क्यों करूंगा? वैसे इस बात से ना एक्स की याद आ गई। वो प्लान भी खुद ही बनाती थी, उसको कैंसिल भी खुद ही करती थी, बिल मेरे पे पड़ता था। मतलब ऐसे अचानक से बोलती थी कि तुम्हें कुछ बात बताना है। अब सोचो 17-18 साल की उम्र में बंदा एक्साइटेड हो जाता है कि क्या बोलने वाली और क्या बोलेगी, ऐसा सोच सोच के जब एक्साइटमेंट लेवल पीक पर होता है, बोलती थी कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मेरे हिसाब से हर एक ग्रुप में भी ऐसा कोई दोस्त जरूर होगा जो कि सबसे पहले पिकनिक का प्लान बनाता होगा और बाद में सबसे पहले कैंसिल भी वही करता है। वैसे अभी पाकिस्तान की आईएसआई की चीफ की तरफ से भी बताया गया कि हो सकता है कि आप इसके लिए इमरान खान को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी जगह में आप खुद रहकर देखेंगे तो उनका फैसला सही लगेगा। सबसे पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत को देखकर और कॉमर्स या ट्रेड रिलेटेड इशू को देखकर इमरान खान ने यह फैसला किया था कि अगर हम भारत से कॉटन या शुगर को इम्पोर्ट नहीं करते तो हमारी एमएसएमई कंपनीज को इससे नुकसान होने वाला है, जिस वजह से सिर्फ कॉमर्स के बारे में सोच कर ही उन्होंने ये प्रपोजल दिया था। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको जियो पॉलिटिक्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, जिस वजह से उन्होंने सेम प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। और इसके बारे में बताते हुए आईएसआई की चीफ की तरफ से बताया गया कि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हालांकि वो सेम पर्सन है लेकिन उन्होंने अभी 2 तरह के टोपियां पहन रखी है, या फिर आसान भाषा में कहे तो वो जो अपरिचित वाला फिल्म था इमरान खान का, वैसा हालत है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। तो इंडियन नेवी में अभी फिटनेस को लेकर कुछ मेजर रिफॉर्म लाने का फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेवी में अभी प्रमोशन पाने के लिए हर एक सेलर या ऑफिसर्स को हमेशा ही टॉप लेवल की फिटनेस को मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर उनकी फिटनेस में कोई खामी दिखाई पड़ती है या फिर टाइम टू टाइम किए जाने वाले फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाते तो उनको प्रमोशन नहीं मिलने वाली है। इनमें से कुछ बेसिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले 300 मीटर की शटल रनिंग होती है, जिसको 65 सेकंड के अंदर पूरा करना पड़ता है। 5 मीटर की हाइट से पानी के अंदर गोता लगाना पड़ता है और 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को 13 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। और ये सारे के सारे टेस्ट रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन अभी जो टेस्ट में पास नहीं कर पाएंगे उनको प्रमोशन मिलने में दिक्कत होने वाली है। इसके बारे में सबसे पहले तो फरवरी से ही बता दिया गया था, लेकिन अभी इसको जल्दी से ही लागू किया जाएगा। इसमें पहली बार अगर कोई सेलर ऑफिसर पीटी में फेल हो जाता है तो इसके लिए सबसे पहले तो उनको कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा काउंसलिंग किया जाता है, और ये बेसिकली एक वार्निंग की तरह होने वाली है। और इसके बाद उनको 90 दिन का टाइम भी दिया जाता है, और अगर वो 90 दिन के बाद टेस्ट को पार कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर उनको वार्निंग दी जाएगी और उनकी एनुअल रिपोर्ट में ये बात दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे उनके पास 90 दिन का मोहलत रहेगा, जिसके बाद एक और टेस्ट किया जाएगा। और अगर वो फिर से यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो इसके बाद उनकी डेपुटेशन, रिकमेंडेशन या एम्प्लॉयमेंट वाले प्रोग्राम को टेम्परेली बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 270 दिन के बाद भी टेस्ट को क्लियर नहीं करते हैं तो यहाँ पर उनकी प्रमोशन रुकने के साथ साथ उनको सर्विस से भी बाहर करने का फैसला किया जा सकता है, या किसी भी नए डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम में उनको शामिल नहीं किया जा सकता है। अगला अपडेट तिब्बत को लेके है। आप सबको पता होगा कि चाइना की तरफ से इलीगली तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया गया था, और उसके बाद चाइना तिब्बत के लोगों के ऊपर अपनी मनमानी करने लगा, और अभी चाइना उनकी कल्चरल प्रेफरेंस को भी लेके अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है। इनमें से काफी सालों से चला आ रहा एक मुद्दा ये है कि दलाई लामा के बाद नेक्स्ट लामा कौन बनेगा। अब चाइना चाहता है कि जो भी नेक्स्ट दलाई लामा बनेंगे वो चाइना से होने चाहिए, और उनको तिब्बतियंस नहीं बल्कि चाइना की सरकार चुनना चाहती है। और अगर ऐसा हुआ तो लिटरली तिब्बतियंस का जो अस्तित्व है वो मिटने वाला है, क्योंकि तिब्बत का और चाइना का कल्चर एक जैसा नहीं। और ऐसा स्टेटमेंट अभी मैं नहीं बल्कि खुद तिब्बत के प्रेसिडेंट लोब्सांग सांगे की तरफ से दिया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चाइना ये जो तिब्बतियंस की कल्चर को लेके बात कर रहा है, इसमें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का कोई हाथ नहीं है, और जो ओरिजिनल कल्चर है वो तिब्बतियंस का है, और चाइना का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दलाई लामा चुनने का जो ओरिजिनल हक है वो तिब्बतियंस का है। पहले ही इसको लेके चाइना की तरफ से वार्निंग भी दिया जा चुका है, और इसको काउंटर करते हुए यूएस की तरफ से ये बात बता दिया गया कि जो नेक्स्ट दलाई लामा बनेंगे उनको चुनने का हक सिर्फ तिब्बतियंस का ही होना चाहिए। तो जब भी नेक्स्ट दलाई लामा चुने जाएंगे ये पल काफी तनावपूर्ण होने वाला है। अगला अपडेट भारत, चाइना और तिब्बत को लेके। हाल ही में हमने तिब्बत और चाइना इशू के बारे में बात किया था, और अभी उसी से रिलेटेड कुछ और बातों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक तरफ भारत की तरफ से चाइना के साथ अपनी बॉर्डर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करने का प्लान किया जा रहा है। इसी बीच कुछ ऐसे बातें सामने आई है जो कि भारत की चिंता को बढ़ाने वाले हैं। हाल ही में तिब्बत के प्रेसिडेंट लोब्सांग सांगे ने मीडिया से बात करते हुए बताया
कि अगर भारत को ऐसा लगता है कि चाइना के साथ अभी तक उनकी जो भी फेस ऑफ हुआ है ये कोई हादसा है, तो भारत की ये गलत फहमी है। दरअसल ये सभी के सभी चाइना की सोची समझी चाल है। इसमें से पहली गलती भारत ने तिब्बत पर चाइना की रूल को एक्सेप्ट करके कर लिया था, जो कि बस एक शुरुआत था। लेकिन अभी चाइना जो भी कर रहा है इसके पीछे चाइना की 5 फिंगर वाली स्ट्रेटेजी है। अगर आप डोकलम की बात करेंगे तो वहां पर भी जो फेस ऑफ हुआ था वो भी चाइना की सोची समझी साजिश थी, और अभी जो लद्दाख में चला ये सब भी चाइना की सोची समझी साजिश है। और कुल मिलाकर ये दोनों चाइना के 5 फिंगर वाली स्ट्रेटेजी के 2 फिंगर हैं। असल में चाइना की नजर यहाँ पे लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है, और इन सभी रीजन को चाइना अपने साथ मिलाना चाहता है। और शुरू से ही आज तक भारत और चाइना के भी जितने भी झड़प हुए हैं वो सभी के सभी इन्हीं रीजन में पाए गए हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हर बार इन्हीं पर्टिकुलर रीजन में चाइना के साथ फेस ऑफ क्यों होता है। और अगर यहाँ पे भारत कोई कमजोर देश होता तो अब तक शायद चाइना तिब्बत की तरह यहाँ पर भी अपना मनमानी कर रहा होता। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।